जय हिंद। चलिए आज हम लोग बिहार इतिहास में मिडिएवल को देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास को शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या खत्म कर लिया जी, प्राचीन इतिहास को खत्म कर चुके हैं, जो कि गुप्त वंश के बाद 3 बिहार में छोटे वंश आए हुए थे, जो कि नाम याद होगा, पाल वंश, सेन वंश और कर्नाट वंश। मिडिएवल के हिस्ट्री आप लोगों को पता होगा कैसे कैसे शुरू हो रहा है। 712 ईस्वी से मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गया था, अरब आक्रमणकारी आना स्टार्ट हो गए थे, तुर्क आक्रमणकारी आना स्टार्ट हो गए थे। जैसे मैंने बताया था 712 में सबसे पहला आक्रमणकारी कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया होगा लगभग 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया हुआ था महमूद गजनबी। याद आ रहा है? बिहार हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री में देखोगे मेडिएवल, यानी मध्यकालीन इतिहास। देखिएगा, तो इसका स्टार्ट होने का तो रूप आप लोगों को पता ही है। सबसे पहला आक्रमणकारी देखा जाए तो 712 एडी में कौन आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम। कैसा आक्रमणकारी, मोहम्मद बिन कासिम कैसा आक्रमणकारी है जी, अरब आक्रमणकारी। ये कहां से आ रहा है, अरब से, तो अरब आक्रमणकारी हो जाएगा, आक्रमणकारी हो जाएगा। दूसरा देखा जाए तो भारत में कौन आ रहा है, मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी ना जी। 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक महमूद ठीक लिखे जी, महमूद गजनबी। ठीक है, ये कैसा एक आक्रमणकारी है, अफगानिस्तान से, यानी तुर्क आक्रमणकारी। अफगानिस्तान से आया तो कैसा होगा, तुर्क आक्रमणकारी ना, तुर्क आक्रमणकारी। तीसरा देखा जाए, इसी में आपको याद होगा तो 1025वां इसका जो होगा 1025 एडी यानी ईस्वी में, एडी यानी ईस्वी में ये किसको लूटा है जी, सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर पूरा प्रमुख, यही इसका क्या था, आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में 1 लाख दिनार, 1 लाख दिनार। 1027वां स्कूल कितने बार आक्रमण किया है, 17 बार। सर ये कौन सा आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। कौन सा था, 16वां आक्रमण था। अगला देखा जाए तो 1175 में कौन आ रहा है, मोहम्मद गौरी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है जी, कहाँ से, अफगानिस्तान से, यानी तुर्क आक्रमणकारी ये भी होता है, तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी ये भी होता है। 1078 में आया कौन, यही मोहम्मद गौरी। कौन मारा इसको, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय कहाँ मारा, गुजरात में ही। ये हारता है और ये जीतता है। दोबारा 1191 में एक बड़ा युद्ध होता है, कौन आया था, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद किससे लड़ाई करता है जी, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा थे, दिल्ली का राजा हुआ करते थे। फिर पिटाया कौन, जीता कौन, ये कौन सा युद्ध होगा, तराइन का, पहला, दूसरा, तीसरा। इसे ही बोलते हैं तराइन, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का पहला युद्ध। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय
तराइन का सेकेंड वॉर हो जाएगा, सेकेंड वॉर हो जाएगा यहाँ पर। इसमें कौन कौन लड़ रहा है बताओ? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद कौन साथ दे दिया? कौन साथ दे दिया इसका जी बताइए तो? जयचंद। कौन दे दिया है जी? क्यों दे दिया है जी? उसके बेटी को लेके चला गया। इस बार कौन जीतेगा? मोहम्मद गौरी। कौन जीतेगा? जब गौरी जीतेगा तो ये चला जाता है कहाँ पर? अफगानिस्तान। कहाँ चला जाएगा? अफगानिस्तान। और इन्हीं का एक कौन गुलाम है? कौन है गुलाम? इनका गुलाम है जिनका नाम है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बोलते हैं। ये क्या बना? दिल्ली का राजा बनेगा। क्या बनेगा? और यही एक वंश लाएगा। कौन सा सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और सबसे पहला वंश गुलाम 1206 से लेके 1526, इतना आप लोगों को बता गया था। ये सब चीज़ें कहानी पता है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाती हैं। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में दो बड़े वंश मिलेंगे, एक दिल्ली सल्तनत मिलेंगे और एक मुगल शासक। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? आधुनिक इतिहास आ जाएगा ना। तो इसमें लिखने वाली कोई बात है नहीं, आप सब लोग को कॉपी में है ये सब चीज़ें। चलिए तो देखा जाए कि मध्यकालीन इतिहास में हम लोग कौन बड़े बड़े वंश को पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर कौन कौन सा शासक आ रहे हैं, है ना। बिहार के रेफरेंस में पढ़ना है हम लोगों को। तो आज पूछना है पूरा मैप, बिहार हिस्ट्री नहीं है, पूरा मैप याद कर लियो, पूरा मैप। करिए नहीं, काहे नहीं क्यों? टाइम नहीं मिला? पूरा कैसे होगा? थोड़ा सा जैसे याद होगा वैसा पूरा याद होगा? पूरा नहीं याद होगा एक बार में? चलो देखो तो मेडिएवल हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। दो ही बड़े वंश होंगे जो मेडिएवल में देखा जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा ना। तो एक इधर कर लिया जाए, एक ऐसा। तो पहला जो होगा बाबू कौन होगा? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 1200, यहाँ पर मैं लिख दूँ साइड में, 1206 से लेके 1526 तक चला है ना। और इसी प्रकार हम यहाँ देख ले दूसरा वाला, तो मुगल वंश। मुगल वंश देखा जाए तो 1526 से लेकर 1707 ये हो जाएगा मुगल वंश, ठीक है। इस दिल्ली सल्तनत में जो राजा को कहा जाता है सुल्तान, देखोगे एक ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो राजा को कहते हैं क्या कहते हैं? सुल्तान। और यहाँ पर जो राजा को कहा जाएगा मुगल काल में, यहाँ राजा को क्या कहा जाएगा? बादशाह। नाम सुने होंगे। तो यहाँ पर अमूमन जो भी राजा अपने आप को क्या कहेगा? इंडिकेट क्या कर रहा होगा? बादशाह। और यहाँ क्या कह रहा होगा? सुल्तान। तो बेसिक चीजें लिख लीजिए। यहाँ पर राजा को क्या कहा जाता है जी? तो यहाँ पर राजा को कहते हैं सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, है ना। और यहाँ पर राजा को क्या कहा जाएगा जी? यहाँ पर राजा क्या कहेंगे? बादशाह। एक गाना है नहीं शाहरुख खान का, ओ बादशाह ओ बादशाह, सुने हो? बादशाह मूवी है, नामी है ना जी? हाँ, शाहरुख खान का। देखिए इस दिल्ली सल्तनत में पहला, सबसे पहला जो आएगा, पहला वंश आएगा, साथ में लिखते चलिएगा। पहला आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसका काल होगा 1206 से लेकर 1290 तक। दूसरा जो हो जाएगा गुलाम वंश,
खिलजी वंश, खिलजी वंश, इसका जो हो जाएगा 1290 से लेके 1320 तक। तीसरा देखा जाए तो तुगलक वंश, कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1320 से लेकर 1414 तक। ओके, यहाँ देखा जाए चौथा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश देखा जाए तो ये होगा 14 से लेकर 1414 से लेकर 1457 तक। पांचवा देखा जाए लोदी वंश, लोदी वंश, लोदी वंश जो हो जाएगा वो 14 से 57 से लेकर ये हो जाएगा 1526 तक। 1457 से लेकर 1526 तक, यही 5 वंश आएंगे। पहला गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से लेके 1457, लोदी वंश 1457 से लेके 1526। यहाँ देख पाओगे तो सबसे छोटा काल किसका है और सबसे बड़ा काल क्या है, बताओ? हाँ, सबसे छोटा समय काल किसका दिख रहा है और सबसे बड़ा सैयद का क्या है? सबसे छोटा, सबसे छोटा सैयद कहाँ दिख रहा है? खिलजी देखो 30 साल ही है। खिलजी कितना साल है? ये तो ज़्यादा दिख रहा होगा ना आप लोग को। 6 साल, 36 साल, 7, 43 साल है। बस समझ में रहे? तो सबसे छोटा हम देखें तो हमें दिख रहा है सबसे छोटा किसका समय काल है? सबसे छोटा किसका है? खिलजी। सबसे बड़ा देखा जाए तो तुगलक को देखो, इधर 80 साल, इधर 80 साल, अरे 80 जोड़ोगे तो 1400 हो जाएगा, और 14 94 साल है। और किसी में नहीं देखने को मिलेगा 94 साल। दिख रहा है? 47 और 26 नहीं होगा। 47 और 26 कितना हो रहा है भाई? वहाँ पर 50, 73 साल ही हो रहा है। तो सबसे लंबा देखा जाए या बड़ा देखा जाए, सबसे बड़ा काल किसका हो जाएगा? कौन सा? तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको इसको ऐसे याद रखना है कि कौन सा वंश है और कब तक इन लोग का पीरियड चला हुआ है, कब से कब तक ये राजा बने हुए थे। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से राजा थे, बिहार में कौन कौन सा काम किए हुए हैं ये लोग, है ना। अगला देखा जाए इस वाले में तो सबसे पहला राजा कौन सा होगा बताओ? सबसे पहले देखा जाए फर्स्ट नंबर का तो कौन आएगा? बाबर। जहीरुद्दीन बाबर नाम है इसका, जहीरुद्दीन, मोहम्मद जहीरुद्दीन ऐसा करके नाम है, बाबर। तो बाबर जो होगा वो आएगा 1526 से लेके 4 साल के लिए आएगा 1530। 4 साल में क्या हो जाएगा? इसकी मृत्यु हो जाएगा। दूसरा देखोगे बाबर का बेटा हुमायूं आएगा, और ये जो हुमायूं होगा ये हो जाएगा 1530 से लेकर 1530 से लेकर, अरे यार ये तो बड़ा काल ला दिया हो। देखिए हम लोग देख रहे थे मुगल शासक में कौन कौन सा राजा आया था। थोड़ा सा फास्ट आप लोग बोलने का प्रयास करिएगा, है ना। तो मुगल वंश में सबसे पहला देखेंगे तो कौन सा राजा था उसमें?
मुगल वंश। मुगल वंश में जो राजा होगा, मुगल वंश में थोड़ा सा दे देना बाबू पानी इसमें, इसको फिर। मुगल वंश में जो राजा हो जाएगा, पहला कौन था? बाबर था। बाबर। यह बाबर कब से कब तक चला? 1526 से लेके 1530 तक चला। दूसरा देखोगे तो हुमायूं, क्या मिलेगा जी? हुमायूं जो होगा 1530 से लेके 1540 तक चलेगा, 1540 तक चलेगा। ये सब ईस्वी ही जा रहा है बाबू। तीसरा जो हो जाएगा सूरी वंश हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको? सूरी वंश बोलेंगे। और ये सूरी वंश 1540 से लेके 1555 तक चलेगा। कब चलेगा? 1555। इसी 1555 में शेरशाह सूरी राजा बनता है। शेरशाह सूरी राजा बनेगा। और ये शेरशाह जो सूरी है, ये कितने 1540 से लेकर 1545 तक राजा रहता है, 5 साल तक। चौथा राजा देखा जाए, चौथा जो राजा देखा जाए तो कौन? फिर हुमायूं 1 साल के लिए आएगा। चौथा राजा देखा जाए फिर कौन आएगा जी? हुमायूं ही आएगा। और ये हुमायूं 1 साल के लिए आएगा, 1555 से लेके 1556 तक चलेगा। पांचवा राजा देखा जाए तो हुमायूं के बाद अकबर आएगा, इसका बेटा। अकबर जब बनेगा 1556 से लेके 1605 तक आ जाएगा। इसके बाद छठा राजा देखा जाए जहांगीर बनेगा। और ये 1605 से लेके 1627 तक हो जाएगा ना, 1627 तक हो जाएगा। अगला देखा जाए, सातवां राजा देखा जाए शाहजहां बनेगा। कौन बनेगा? शाहजहां बनेगा। और ये शाहजहां जो होगा 1627 से लेकर 1658 तक रहेगा। आठवां देखा जाए अगला जो शासक आ जाएगा औरंगजेब आ जाएगा। औरंगजेब क्या बोलते हैं? औरंगजेब आ जाएगा। और औरंगजेब जब राजा बना भाई, तो वो बना 1658 से लेके 1707 तक। अच्छा, इसके बाद आप लोग को जो पता होगा, इसके बाद मुगल वंश ही चल रहा होगा, लेकिन छोटे छोटे राजा आएंगे। उत्तर मुगल काल का आता है, क्या बोलते हैं इसको? उत्तर मुगल काल यही समय होगा। और इससे पहले भी, ऐसा नहीं कि नहीं, जहांगीर के समय से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस जहांगीर के समय से ही अंग्रेजों का आगमन हो गया था, विदेशी लोगों का आगमन हो गया था व्यापार के छूट के लिए। जैसे ये तो आपको पहले से ही पता है, 1498 से ही शुरुआत हो गया है विदेशी का आगमन। पुर्तगाली वास्को डिगामा, शायद आप लोगों से जिक्र मैंने किया होगा केरल में, कालीबंगा 1498 ही नहीं हुआ। लेकिन पहली बार जो हुआ यहाँ पर एक तौर पे आया छूट मांगने के लिए अंग्रेज, वो जहांगीर के समय आया है। थॉमस रो करके आया है एक 1608 में, एक 1615 में थॉमस रो आया है, एक और आया हुआ, 2 आया हुआ है। तो उसके दौरान उन लोग को छूट एक को दिया गया, दूसरे को छूट नहीं दिया गया है। फिर उत्तर मुगल काल आएगा, जिसमें आपको सुनने में आएगा बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, ये सभी आएंगे। और एक अंतिम में भी आएगा जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह। और वही जब मरेगा तब ये क्या खत्म हो रहा होगा? मुगल वंश। तो ये छोटे छोटे वंश आएंगे। तो इसके बाद आप दिखा देना उत्तर मुगल काल, बस दिखा देना है क्या? उत्तर मुगल काल। इसके बाद औरंगजेब के बाद कौन आएगा? उत्तर मुगल काल। और ये उत्तर मुगल काल जो चलेगा बाबू 1707 से लेकर 1857 तक, जब तक 1857 की क्रांति नहीं होती है। यहाँ तक क्लियर? अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में। हाँ, ऐसा बारिश हो एकदम पूरा बाढ़ उड़ा आ जाए रामगढ़ में। स्विमिंग आता है आप लोग को? मतलब तैरने आता है कि नहीं? हाँ, वैसे ही मतलब तैरना पड़े तो फिर तैर के चल जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
चलो देखो, देखा जाए कौन सा वंश, दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत, बारह सौ 6 से 1526 ना। पहला कौन सा वंश रहा बाबू? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से लेके 1290। सबसे पहला संस्थापक गुलाम वंश का देखा जाए, संस्थापक देखा जाए तो कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहला हम लोग देखा जाए, हम पहला राजा ही लिखें इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये पहला जो राजा है, इसने क्या क्या काम किया, इसका शासनकाल पहले मैं लिख दूं यहाँ पर, 1206 से 1210। इसका कार्य देखा जाए, पहला कार्य क्या बनवाया? तो कुतुब में क्या बनाया? कुतुब मीनार ना। दिल्ली में कुतुब मीनार। दिल्ली में क्या बनाया? कुतुब मीनार। दूसरा कार्य देखा जाए बाबू, तो दिल्ली में ही क्या बनवा रहा है? दिल्ली में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तीसरा देखा जाए 2.5 दिन की डरवा दे रहे हो लोग जी। 2.5 दिन की झोपड़ी। ये हुआ। इसकी मृत्यु जो होगा बाबू, चौगान, इनकी मृत्यु हो जाएगा कैसे? मृत्यु कैसे हो रहा है इनका जी? चौगान, यानी पोलो खेलने के दौरान क्या कचर दिया है? घोड़ा। हंस कह रही हो? कचरना नहीं समझती हो? नहीं समझती हो कि कभी जाना एकदम कोनो फेस्टिवल होगा ना, वहाँ मंदिर में कैसे घोड़ कचरता है, धांग जाता है, नहीं धांगता जे हैं? तो कतनों खिसियाओगे तो काम नहीं चलने वाला है। तुम खिसियाते रहो ना भीड़वा में, वो भाई एकदम उसमें चल रहा है, और गिर जाओगे तो देहिया पे कचर के चल देगा कि और का होता है कि नहीं होता इसमें? तो भाई अपना एकदम बलबूत चलना है, एकदम बल से चलना है। ही ना तन को कमजोर हो गए तो जा, वो नहीं तो एकदम भगदड़ मजल। कब हुआ ना कुंभ के मेला में, रेलवे स्टेशन पे इतना भीड़ था, कोई गिर रहा है कि इतना भागा दौड़ी है क्या? मतलब इतना खराब चीजें था, मतलब प्रशासन की गलती थी। उसको सुरक्षा देना चाहिए था, उस तरह से वहाँ पर चीज़ों को, गैदरिंग को हटाना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया। बहुत लोगों की मौत हो गई। गया था वो आस्था के लिए, देहांत हो गया, उसकी निधन हो गया। तो इसकी मृत्यु जो हो रही है पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए। पोलो यानी क्या होता है? जब घोड़ों पर बैठकर एक हॉकी का स्टिक लेकर उस बॉल को मारा जाता है, और उसी एक ग्राउंड में एक ऐसे होल बनाया जाता है, उसी में क्या होता है? उस बॉल को डाला जाता है। बहुत बेहतरीन गेम है, हालांकि ब्रिटेन में खेला जाता है, ब्रिटेन में ज़्यादातर उसको खेला जाता है। यहाँ तक मैंने बता दिया था, हो गया यहाँ तक। आगे देखा जाए, अगला एक शासक आएगा आराम शाह। इसके बाद अगला शासक आएगा आराम शाह। 8 महीना के लिए होगा, एक योग्य शासक नहीं होता है। 8 महीना। इसी का बेटा है कुतुबुद्दीन। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक बिहार के रेफरेंस से, बिहार के हिस्ट्री में कोई काम नहीं किया है, इसलिए आपको वो चीज़ नहीं लिखा गया है। ये इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में, जिसको ध्यान में रखना है।
एक आएगा अगला शासक, देखोगे इसको इरेज कर दिया जाए या मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगला शासक के रूप में जो दूसरा आएगा जिसका नाम है आराम शाह, आराम शाह, आराम शाह। ये 1210 में ही आएगा और 1210 में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। 8 महीना, कितने महीना रहेगा? 8 महीना रहेगा। ये एक योग्य शासक नहीं था, बस राजा का बेटा है इसलिए राजा बना दिया गया, क्योंकि राजा उसे बनाना चाहिए जो क्या होगा, वो योग्य होगा, एक राजा बनने के लायक होगा। तो ये एक आराम शाह था। अमूमन 8 महीना के बाद इसको हटा दिया गया। तीसरा राजा देखोगे एक आएगा कौन? इल्तुतमिश। क्या नाम आएगा इसका? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश आएगा। क्या नाम आएगा? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश राजा आएगा। और ये 1210 से लेकर 1236 तक रहा। ये एक योग्य शासक है, बहुत काम भी करेगा ये। कब तक रहा? 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश एक ऐसा है योग्य शासक है और ये बिहार में कार्य किया है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में रहा है? तो इल्तुतमिश क्या है, क्या कर रहा है? सबसे पहला राजा बन रहा है। तो ये काम क्या किया बताया गया। इल्तुतमिश जो है दिल्ली के कुतुब मीनार के जो दूसरा और तीसरा जो लेयर है उसका, जो उसको आप लोग बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे बनवाया है उसमें। मतलब इसको क्या किया है? संशोधन करवाया गया है, इसमें कार्य किया हुआ है। इसने एक चालीसा दल होता है, नाम सुने हो या नहीं सुने हो? चालीसा दल, तुर्क ए चहलगानी की स्थापना किया इल्तुतमिश ने। सबसे बड़ा काम ये किया, तुर्क ए चहलगानी, चहलगानी किसकी स्थापना कर रहा है बाबू? तुर्क ए चहलगानी की स्थापना, इसको बोलते हैं चालीसा दल। इसके बारे में समझिएगा। चालीसा दल, चालीसा दल। इल्तुतमिश किसकी स्थापना कर रहा है? तुर्क ए चहलगानी यानी चालीसा। ये चालीसा दल क्या है? 40 ऐसे इसके दरबार में विद्वान लोग जो साम्राज्य के बारे में, जो धर्म के बारे में, जो एक योग्य व्यक्ति है, उसका एक ग्रुप बनाया और इसका नाम रखा तुर्क ए चहलगानी। मतलब कि राजा को कोई भी बड़ा काम करने जाना है तो ये किससे सलाह लेगा? इस चालीसा दल से। मतलब नहीं होता है कि एक बढ़िया बढ़िया लोगों को ग्रुप बना दिए, कोई हम निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं तो हम एक बार पूछ लिया जाए। तो वैसे ही ये इल्तुतमिश एक अपना चालीसा दल बनाया और कह रहा है कि जब ऐसा कोई मुझे काम करना होगा तो हम किससे सलाह लेंगे? चालीसा दल यानी तुर्क ए चहलगानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल पूछा गया। दूसरा हम देखें, यही इल्तुतमिश है जो बिहार को जीता हुआ। किसको जीत रहा है? बिहार को जीता। बिहार को क्या किया है? जीता है और अपने सूबेदार को यहाँ पर भेजा। अपने सूबेदार का मतलब जानते हो? सूबेदार का मतलब क्या है? किसी भी राजा का एक प्रमुख सेनापति, कोई शासक है उसका प्रमुख सेनापति को क्या कह रहे हैं? सूबेदार। तो वो क्या किया? बिहार को जीता कौन? इल्तुतमिश। और अपने प्रमुख सेनापति जिसका नाम है मलिक जानी। क्या नाम बता रहा हूँ? मलिक जानी। और इस मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया। कहाँ का सूबेदार बनाया बाबू? बिहार का सूबेदार बनाया है। बिहार का सूबेदार बनाया। बिहार का सूबेदार बनाया। तो दिल्ली सल्तनत का कौन पहला शासक है जो बिहार को जीतने वाला है? इल्तुतमिश। कौन जीता है? इल्तुतमिश। बिहार का पहला शासक कौन बना है जो दिल्ली सल्तनत के है? मलिक जानी। मतलब इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, बिहार का कौन सबसे पहला सूबेदार बनाया गया है? मलिक जानी को सबसे पहला। मतलब जीत कौन रहा है?
इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश तो राजा बनेगा ही ना वहाँ का, दिल्ली देख रहा है ना, मिला रहा है ना उसको। तो बिहार का एक राजा बना दिया किसको, मलिक जानी। ये सबसे बड़ा काम किया है, जो कि इल्तुतमिश को ही इस गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। क्या कहते हैं, इल्तुतमिश को ही क्या बोलते हैं, गुलाम वंश का, लिख लेना है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक मानते हैं, संस्थापक मानते हैं, वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का क्या माना जाएगा, वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश में सबसे अधिक कार्यकाल भी देखोगे तो यही किसका देखने को मिलेगा आपको, इल्तुतमिश का। किसका, ये भी लिख लीजिएगा, गुलाम वंश का सबसे अधिक जो हो जाएगा काल किसका हो जाएगा, इल्तुतमिश का। कितने साल, 26 साल। कितने साल, 26 साल। गुलाम वंश में सबसे लंबे समय तक राजा बनने वाला कौन था, इल्तुतमिश था, जो कि लगभग कितने साल हो जाएगा, 26 साल हो जाएगा। इस इल्तुतमिश के बारे में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही था, जो कि ये बिहार को जीता, और बिहार को जीतने के बाद यहाँ का किसको सूबेदार बना दिया गया है, मलिक जानी को। अगला देखा जाए, चौथे नंबर का शासक आएगा रुकनुद्दीन। ये भी योग्य नहीं था। हालांकि इल्तुतमिश ही मरने से पहले एक अपना ऐसा कुछ बनाया होता है वो लोग, जिसको क्या तो नाम दिया जाता है, मैं भी याद नहीं आ रहा है, उसमें उस राजा या रानी का नाम लिखवा देता था, या फिर अपने बेटा या बेटी का नाम लिखवा देता था, जिसमें बताया जाता था कि मैं नहीं रहूँगा तो अगला शासक ये बनेगा। तो इल्तुतमिश ने अपने बेटा रुकनुद्दीन का नाम नहीं लिखा हुआ। रीजन क्या, उसका जो बेटा था उसका बेटा योग्य नहीं था। रुकनुद्दीन उसका बेटा योग्य है, लेकिन उसी की एक बेटी थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान। इसके बारे में पहले भी हम लोग देखे हुए। तो इसी इल्तुतमिश का बेटी जिसका नाम है रजिया सुल्तान, और बेटा क्या था, रुकनुद्दीन। और वो रुकनुद्दीन योग्य नहीं था, इसलिए क्या तो उसका नाम आ रहा है, खैबर दाना कुछ करके होता है, वो उस लोगों का एक ये होता है किताब के जैसा, उसमें ही नाम लिखवा दिया जाता है। तो उसमें नाम लिखवाया था किसका, रजिया सुल्तान का। बट जबरदस्ती चालीसा दल ने मिलके राजा किसको बना रहा है। जब 1236 में मृत्यु हो रहा है किसका, इल्तुतमिश का, तो राजा रुकनुद्दीन को बनाया जाता है। किसको राजा बनाया जा रहा है, रुकनुद्दीन को। लेकिन ऐसा चीज़ें जरूरी नहीं था कि आप रुकनुद्दीन को बनाओ, क्योंकि इससे पहले इल्तुतमिश ने अपनी बेटी का नाम लिखवा चुका हुआ था कि मैं नहीं रहूँगा तो इस दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश का जो राजा या फिर शासिका बनेगी, कौन बनेगी। ये रीजन इसलिए था क्योंकि जहाँ जहाँ ये पिता इसका रहता था इल्तुतमिश, वहाँ वहाँ बेटी जाती थी और युद्ध में भाग लेती थी, तलवारबाजी जानती थी, घोड़सवार जानती थी, युद्ध नीति पता था, लड़ाई करने पता था, जिस कारण से इनको पता था कि ये अपने साम्राज्य को संभाल सकते हैं। लेकिन रुकनुद्दीन संभाल नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रुकनुद्दीन नहीं संभाल सकता, लेकिन चालीसा दल को डर था। पहला चीज देखा जाए, बना किसको दिया, तीसरे नंबर का राजा लिखे थे इल्तुतमिश, चौथे नंबर का लिखना है रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन ये कब, 1236, थोड़े दिन के लिए रहेगा। कितने दिन के लिए रहेगा, थोड़े दिन के लिए रहेगा, आप समझना है आप पता। रुकनुद्दीन तो रजिया सुल्तान को राजा रानी या शासिका क्यों नहीं बनने दिया, चालीसा दल या फिर कह सकते हैं तुर्के चहलगानी। रीजन पहला समझिएगा, रजिया सुल्तान का जो पोशाक था, जो वस्त्र पहनती थी, वो लड़कों वाला वस्त्र पहनती थी। पहला काम, कैसा वस्त्र पहन रही है। और यही कारण है कि चालीसा दल को डर था कि जब रजिया सुल्तान एक शासिका बनेगी, जब गद्दी पे आएगी, तो ये इस्लाम धर्म का पोशाक का अपमान हो रहा है। क्योंकि आप इस्लाम धर्म का जो पोशाक देखोगे तो पूरे बदन को ढका रहना चाहिए।
और रजिया सुल्तान क्या कर रही है, लड़कों वाला वस्त्र पहनती थी और ऊपर क्या लगाती थी, टोपी लगाती थी। क्या लगा रही है, टोपी लगा रही है, बात समझिएगा। यही कारण चालीसा दल ने उसको शासिका बनने से रोका। लेकिन रजिया सुल्तान को पता था कि हमारे अब्बू हमारा नाम लिख के गए हैं कि शासिका कौन बनेगा, रजिया सुल्तान, तो इंसाफ के लिए चले गए। तो एक नियम बना के रखे हुए थे इल्तुतमिश कि किसी भी इस साम्राज्य में किसी को इंसाफ चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो वो लाल वस्त्र पहन के, कैसा वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र पहन के, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो दिल्ली में, उसके दरबार पे खड़ा होना है और लोगों से अपने आप को इंसाफ मांगना है। तो रजिया सुल्तान चली गई, लाल वस्त्र पहनी और पहन कर कहाँ चले गई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कि भाई हमारे अब्बू ने हमारा नाम लिखवाया है बट हमें राजा यानी रानी नहीं बनने दे गया। तो सबसे पहले जब मस्जिद से लोग वहाँ से निकल रहे हैं दरवाजे से, तो वहाँ पर रजिया सुल्तान खड़ी थी। तो वो लोग देखा कि भाई ये तो शासिका साहब है, इल्तुतमिश की बेटी है, और ये लाल वस्त्र में यहाँ क्या कर रही है, इनको क्या ही समस्या है। तो लोग पूछा आपको क्या समस्या है, तो बता रही है कि हमारे अब्बू जाने से पहले हमारा नाम लिखवा के गए हैं, जो कि उसका नाम हमको बार बार नहीं याद आ रहा है, जहाँ नाम लिखवाया जाता है उस समय था, तो वहाँ हमारा नाम लिखवा के गए हैं, और जो कि राजा किसको बना दिया गया है, रुकनुद्दीन फिरोज को, रुकनुद्दीन जिसका नाम है उसको लिखवा दिया, मतलब गया है, मतलब राजा बना दिया गया चालीसा दल ने जबरन। तो कह रहे ऐसा नहीं हो सकता है, जो नियम है उसी नियम के हिसाब से बनना चाहिए, और थोड़ा सा भी योग्य नहीं था, ये डरपोक शासक था, योग्य नहीं था, ये जबरदस्ती चालीसा दल के द्वारा बनाया गया था। रीजन मैंने बताया, चालीसा दल को डर था कि ये जो वस्त्र पहनती थी ये इस्लाम धर्म का क्या है, अपमान है। अब हुआ क्या, जब रजिया सुल्तान गई इंसाफ के लिए, तो वहां से लोग वापस आ रहे इनको इंसाफ दिलाने के लिए, लोग तैयार हुआ। तो रुकनुद्दीन क्या हुआ, अपने गद्दी छोड़ के भाग गया। क्या होगा, रुकनुद्दीन गद्दी छोड़ के, और शासक कौन बनेंगे, शासिका कौन बनेगी, अब हक में था ही। अरे ये थोड़ा सा शासिका जो थी ना योग्य थे, सब चीज जानते थे, इसीलिए इनका पिताजी इनका नाम लिखवाए थे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1236 से लेके बाबू 1240 तक शासिका रहती है, 4 साल तक रहेगी। कितने साल तक, 4 वर्ष तक। जब रजिया सुल्तान शासिका बनती है तो सबसे पहले नाराज कौन होगा, खिलाफ कौन होगा, चालीसा दल। वो नहीं चाहता था किसको रानी बनने के लिए, लेकिन बने। तो अब जो चालीसा दल होगा, जो एक शासक के सलाहकार काम कर रहा था, सलाहकार, अब वो चालीसा दल नहीं काम करेगा, चालीसा दल इनके लिए काम नहीं करेगा, ये बार बार इनके खिलाफ काम करेगा और प्रयास करेगा इनको कैसे सत्ता से हटाया जाए। अब ये रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो एक पर्सनल असिस्टेंट रख रही है, मलिक याकूत। देखना मतलब पर्सनल सलाहकार, जरूरी है सलाहकार रखना, रानी है तो मलिक याकूत, क्या बोलते हैं, मलिक। ध्यान से कहानी सुनते जाइएगा। रजिया सुल्तान मलिक याकूत को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाती है। क्या बनाती है, पर्सनल असिस्टेंट बनाती है, कौन, रजिया सुल्तान। तो चालीसा दल ने, वहाँ के लोगों ने हल्ला उड़ा दिया है अपमान करने के लिए। भाई ये तो मलिक याकूत रजिया सुल्तान के क्या है, पर्सनल असिस्टेंट ना होके इसे फसल है, समझ में आ रहा है, मतलब अफेयर बता दिया है, इसलिए बता रहा है बार बार, अपमान करवा दिया एकदम। और पता ना एकर का जरूरत था कि एक महिला होने के बाद एक यंग पुरुष को अपना सलाहकार बना दे। महिला तो तुम महिला को ना बनाओगी, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक किसको बना दिया है, पुरुष को, और पूरा हल्ला उड़ा दिया साम्राज्य में, समझ में आ रहा है कि नहीं है। अरे मलिक याकूत से क्या है, रजिया सुल्तान फसल, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब रजिया सुल्तान जब आई अपने शासिका पे बैठी, तब देखना वो क्या होगा, जो पंजाब अगल बगल का राज्य था
वो सबसे पहले इल्तुतमिश मरा। इल्तुतमिश जब मरा तो इल्तुतमिश एक योग्य शासक, तो इल्तुतमिश जब योग्य शासक था तो सब अगल बगल साम्राज्य से टैक्स वसूलता था। जैसे ही मरा तो अगल बगल वाला शासक कहने लगा भाई योग्य शासक मर गया, हम टैक्स नहीं देंगे, मना करने लगा। यही होगा, मैंने बताया था इतिहास में दो चीज होगा, जब शासक योग्य होगा, जब एक योग्य शासक होगा तो टैक्स अपना विस्तार कर रहा होगा और टैक्स ज्यादा वसूल रहा होगा। जब जैसे शासक कमजोर होगा तो जो टैक्स दे रहा था वो देना मना कर देगा और अपना साम्राज्य से अलग भी हो जाएगा। तो यही हुआ। तो एक पंजाब में राजा था जिसका नाम था मलिक अल्तुनिया। क्या राजा था? पंजाब में एक शासक था जिसका नाम था जी मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया, क्या नाम है? मलिक अल्तुनिया। और जो ये मलिक अल्तुनिया है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है जैसे ही इल्तुतमिश मरा, रजिया सुल्तान बैठी सत्ता पे, तो मलिक अल्तुनिया कहता है कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। सीधा मना कर रहा है, कह रहा है कि हम आपको टैक्स नहीं देने वाले। रजिया सुल्तान कहती है सेना तैयार करो, युद्ध के लिए स्टार्ट करो। सीधा, कोई रणनीति नहीं, कोई तैयारी नहीं। युद्ध करने से पहले खाना पीना का तैयारी करना होता है, क्योंकि आप घोड़सवार पैदल जाओगे, कई दिन लगेगा। आप सेना को तैयार करोगे, आप अपने शस्त्र बल को तैयार करोगे, हथियार को रखोगे, किससे लड़ाई लड़ना है, कितना सेना कहाँ पर भेजोगे, कितना सेंटर में भेजोगे, कितना बैक में भेजोगे, कहाँ रखोगे, कोई तैयारी नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं। डायरेक्ट क्या करो? युद्ध करो। कौन कह रही है? चल गई युद्ध के लिए। किससे युद्ध के लिए गई? मलिक अल्तुनिया गए थे युद्ध करने के लिए, मारने के लिए। समझ में रहा है? और मारने की जगह खुदे क्या हो गए? घेरा गई। आप लोगों को शायद बताए थे, मारने गए थे किसको? मलिक अल्तुनिया को, और खुदे सेना लेके गए, क्या हो गए? घेरा गए। जब घेरा गए, लग रहा है कि अब नहीं रह पाएंगे या फिर नहीं हम जीत पाएंगे, तब कह रही है मलिक अल्तुनिया का, ये मलिक अल्तुनिया विवाह करोगे हमसे? मतलब स्वरूप रख रहा, हाँ, कह रही है आप हमसे विवाह करिएगा। तो कह रहा है भाई एगो रानी भी मिल रही है, और कहाँ मिल रहा है? दिल्ली भी मिल रहा है, राजा भी बनने को मौका मिल रहा है, तो छोड़ेगा? मतलब इस हाथ में भी क्या मिल रहा है? लड्डू। और समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो कह रहा है कि बिल्कुल विवाह कर सकते हैं। तो मलिक अल्तुनिया दिल्ली को भी मिला, मतलब जीता भी, और दूसरा रानी। और इसको मतलब कहा एकदम हार गए। हारने के बाद क्या कह रहा है? विवाह। इसी तरह कहानी और बताए थे, आप लोग को याद होगा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य में जो हुआ आया था, सेल्यूकस निकेटर जब हार रहा था, तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य आप ही जैसे तो एक व्यक्ति का तो खोज था, हम अपनी बेटी का विवाह के लिए आप ही के जैसे लोग को तो खोज रहे थे। मतलब हारने की मेरी खोज रहा था, पहले नहीं, पूरा लड़ा। उसके बाद पहले एकदम खूब लड़ा, लड़ने के बाद कह रहा है कि ये साहब आप ही के जैसे तो खोज रहे थे लोग। तब कह रहा है कि हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतिहास में से सुनने को मिलता है। वही काम कौन कर दिए? अब बताओ। और यहाँ पर जो मलिक याकूत है, रेलवे का वेटिंग टिकट लेके यहाँ पर मतलब इंतजार कर रहा है। और कंफर्म कौन कर लिया है? मतलब रेलवे का वेटिंग टिकट लेने हैं कि रजिया सुल्तान हरा उड़ा रही है। अब पूरा एक हल्ला कौन सा उड़ा है साम्राज्य में? मलिक याकूत, मलिक याकूत, मलिक याकूत। विवाह कैसे करके आ रही है? अब बताइए कहानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले जब रजिया सुल्तान गई तो चालीसा दल ने इसको मार दिया था। किसको मार दिया? मलिक याकूत को। जब रजिया सुल्तान और मलिक याकूत वापस लौट रहे थे दिल्ली की ओर, तो हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है कैथल। बताए थे आप लोगों को, याद आ रहा है? हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है, रात का समय था, ये पेड़ के नीचे ठहराव कर रहे थे, रुके थे, लोग रुक रहे थे, जैसे कि कई दिन लगेंगे ना जाने में। समझ में आ रहा है? रात के समय रुके थे। चालीसा दल पहले से ही खिलाफ था। लोग चालीसा दल ने कुछ गुंडों को, कुछ लोगों को भेजकर कहा कि उसको मार देना है। हालांकि एक तरह से दूसरा भी यहाँ पर मिलता है, साक्ष्य बताया जाता है
कि लुटेरों के द्वारा वहां पर लूटा जा रहा था। तो रात में आया तो लूटने के दौरान रजिया सुल्तान को भी मार दिया। वो लोग देख नहीं पाया कि रानी है, और किसको मार दिया? मलिक अल्तुनिया। ये दोनों मारा गया, रजिया सुल्तान भी मारी गई और मलिक। एक कौन गलती थी? पंजाब में ठीक था, झुठिया ही मरे ही गई थी तो मारी जाती। ये ठीक था, जा रहा साथे और यो मारा गया। और इसको कहाँ मार दिया है? दिल्ली में। और पूरा साम्राज्य किसके हाथ में होगा बताओ? इधर से ये मर गया, इधर से ये मर गया, और इधर से अब पूरा दिल्ली साम्राज्य किसके हाथ में चला गया? चालीसा दल। चालीसा दल जिसको चाहेगा उसको राजा बनाएगा। अब बनाता है लगातार, एक बनाएगा ऐसे अलाउद्दीन फिरोज शाह करके बनाएगा। 2-3 राजा आएंगे, छोटे छोटे राजा आएंगे, लेकिन योग्य नहीं थे वो लोग। 3 राजा लगातार आएंगे लेकिन योग्य, लेकिन एक योग्य शासक आएगा जिसका नाम है बलबन। कौन आएगा? 3 लगातार शासक आएंगे लेकिन कोई योग्य नहीं था। अगला एक शासक आएगा बाबू जिसका नाम क्या है? बलबन नाम है। क्या नाम है? बलबन। और ये बलबन, सुनना कहानी में ट्विस्ट आएगा कि अगला शासक देखो 3 गो आएगा लेकिन छोटा छोटा है, उसके बारे में नहीं जानना है। एक आएगा कौन? बलबन। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बलबन। बलबन। और ये जो बलबन था ये चालीसा दल में शामिल था। बलबन पहले जानता था कि हमको अभी राजा नहीं बनना है, और वो चालीसा दल में शामिल था, रणनीति तैयार कर रहा था। बलबन राजा बनने से पहले किसी एक और को राजा बना दिया अपने जगह पे। कहा इस बार नहीं, अगले साल बना जाएगा। तैयारी में है पूरा बलबन। एक योग्य शासक है, एक मजबूत है, एक यहाँ से तलवारबाजी, हर चीज को ये जानता है। अब बलबन जब राजा बनेगा सबसे पहला काम क्या करेगा? इसको पता है कि चालीसा दल सबसे पहले खिलाफ हो रहा है, इसको खत्म किया जाए। बलबन जब राजा बनेगा देखो क्या काम कर रहा है। ये लगभग 1266 से 1286, 20 साल तक रहता है। ध्यान दीजिएगा, बलबन जो है इसको बलबनी वंश भी बोलते हैं ना। बलबन भी बिहार को जीतता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बलबन है सबसे, क्योंकि ये चालीसा दल में है, उस 40 में तो ये भी है, तो हर चीज को जान रहा है, चालीसा दल के बारे में इसको पता है। सबसे पहला राजा बनने के बाद क्या करेगा? चालीसा दल को समाप्त करेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि चालीसा दल की स्थापना कौन किया? चालीसा दल की स्थापना कौन किया? चालीसा दल की गठन कौन किया? इल्तुतमिश। लेकिन समाप्त कौन किया? बलबन। रीजन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जब हम इसको समाप्त नहीं करेंगे फिर एकजुट होगा और क्या करवाएगा? हमको भी राजा से हटा सकता है। उसको पता था क्योंकि वो उसमें शामिल था। तो ये चालाक व्यक्ति था। पहले आरा कह रहा है कि सबसे पहला काम किया जाएगा चालीसा दल को हटाने का। ये एक लोह नीति और रक्त नीति लाया था। एक ऐसे इस्लामी में ऐसे बताया गया है, लोह नीति और रक्त नीति लाया था। और अपने आप को ये बलबन कह के बता रहा है कि हम खुदा के बहुत करीब हैं। समझ में रहा है क्या कह रहा है? हम खुदा के बहुत करीब हैं, मतलब बताया कि हम अल्लाह के बहुत करीब हैं। इसलिए बता रहा है, कह रहा है कि हम पे कोई जुल्म करना यानी अल्लाह पे जुल्म करना। ये पगला इसे जोड़ दे रहा है भगवान के रिलेटेड, एकदम और पगला है। और दूसरा ये 2 चीज लाया था, एक सिजदा और पैबोस, 2 नीति लाया था। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। बलबन 2 नीति लाया, एक लाया सिजदा, क्या बोलते हैं? सिजदा। और दूसरा कौन सा? पैबोस। पैबोस क्या बोलते हैं? सिजदा और पैबोस नीति। सिजदा यानी पता होगा ना बाबू, सना पता है? सिजदा, सिजदा किसको कहते हैं? जब लोग क्या है ना, जब लोग नमाज पढ़ते हैं तो देखियो ना माथा को जमीन पे लगाते हैं, उसको क्या होता है? सिजदा या सजदा बोला जाता है ना। तो पहला नीति लाया कि सिजदा। सिजदा का मतलब यहां बलबन बताया ये कि भाई क्या करना है? राजा को, आपको क्या करना है? राजा के सामने झुक कर माथा टिकना है। और इस प्रोसेस को बताया गया है, क्या करना है? सिजदा। समझ में रहा है? राजा के सामने क्या करना है? माथा को टिकना है। इसको क्या बताया गया है? सिजदा।
पैबोस का मतलब क्या है कि राजा का हाथों को चूमना है। पैबोस का मतलब क्या होता है? राजा के हाथों को चूमना है। ये दोनों नीति कौन लाया है? बलबन। कौन लाया है? बलबन। पूछा जाता है कई बार, सिजदा और पैबोस नीति कौन ला रहा है? बलबन। बलबन ही दूसरा व्यक्ति बना जो बिहार के दक्षिणी बिहार को जीतता है। कौन सा बिहार को जीतेगा जी? दक्षिणी बिहार को। कौन सा बिहार? दक्षिणी बिहार को जीतता है। दक्षिणी बिहार को जीतता है। दक्षिणी बिहार में किसको? गया जी। किसको जीतेगा? गया जी को। किसको जीत रहा है? गया जी। तो बलबन जो जीत रहा है, किसको जीत रहा है जी? दक्षिणी बिहार में गया जी को। दक्षिणी बिहार में गया जी। बलबन के बाद दो ऐसे छोटे छोटे शासक आएंगे, कैकुबाद आएंगे और कैमूर आएंगे। कैकुबाद और कैमूर। और यहाँ से गुलाम वंश की क्या हो जाएगी? समाप्ति। तो गुलाम वंश में रेफरेंस में देखा जाए बिहार के संबंधित दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला इल्तुतमिश और दूसरा, बाकी जितने कहानी वो इंडियन हिस्ट्री के लिए रिलेटेड हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये अगला दिन खत्म कर चुके होंगे क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट इसके अंदर है। समझ में आ रहा है? तो कल फिर से हम लोग मिलते हैं यही जगह पे। आई होप कि आप सभी को ये कहानी समझ में आया होगा। कुछ हम लोग देखे हैं कि बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड देखे हैं और कुछ चीज़ें देखे हैं कि इंडियन के हिस्ट्री से रिलेटेड देखे हुए हैं। चलिए फिर से कल हम लोग यहाँ पर मिलते हैं। जय हिंद।